हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जाना। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से लेकर 1805 तक चली। अब इसमें क्या था, जैसे कि हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में देखा था कि वहां पर भी वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से वो वॉर हुई। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन थी, वही सर्कमस्टांसेस थे। क्योंकि यहाँ पर जो पेशवा माधव राव नारायण थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था 1795 में। अब जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया उसके बाद जो रघुनाथ राव थे उनके बेटे बाजीराव सेकंड वो पेशवा बने, लेकिन वो वर्थलेस थे, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। अब जो नाना फडणवीस थे वो वैसे तो बाजीराव सेकंड के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो उनके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब क्या होता है कि मराठा के बीच में जो भी मतभेद चल रहे होते हैं ब्रिटिशर उसका फायदा उठाते हैं और मराठा के अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। अब 1800 में नाना पद्मनिष जो थे उनकी डेथ हो जाती है, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज थी मराठा एम्पायर में फिर से एंटर करने के लिए। अब अप्रैल 1801 को क्या होता है कि जो पेशवा है बाजीराव सेकंड है वो क्या करता है, जसवंतराव होलकर जो है उनके भाई बिट्ठू जी को मार देता है। जब ये बात जसवंतराव होलकर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में अपनी आर्मी को लेकर आता है और बाजीराव सेकंड के साथ युद्ध करता है। अब बाजीराव सेकंड जो है उनके साथ सिंधिया की आर्मी भी कंबाइंड थी, तो जो जसवंतराव होलकर है वो इनकी कंबाइंड आर्मी को डिफीट कर देता है 25 अक्टूबर 1802 को। जसवंतराव होलकर जो है डिफीट करते हैं इन्हें हडसन पूना के नजदीक वहां पर। अब इसके बाद जसवंतराव होलकर अमृता राव के बेटे विनायक राव को पेशवा की गद्दी पर बिठा देते हैं। अब जब ये बात बाजीराव सेकंड को पता चलती है तो वो अपने पिता की तरह रघुनाथ राव की तरह भागा भागा ब्रिटिशर्स के पास जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि उससे उसकी पेशवाशिप छीन ली गई है, उसे उसकी पेशवाशिप वापस चाहिए और ब्रिटिशर उसकी मदद करें। तो ब्रिटिशर कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमें कुछ देना पड़ेगा, हमारी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तो वहां पर बाजीराव सेकंड जो है वो 31 दिसंबर 1802 को एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर के साथ मिलकर, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802। इस ट्रीटी में क्या है, इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि वो परमानेंटली अपना एक स्टेशन जो है वो उसकी टेरिटरी में इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाजीराव सेकंड इस बात के लिए मान जाते हैं और साथ ही साथ वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा एरिया वो दे जिसमें उनको 26 लाख की इनकम हो सके। तो बाजीराव सेकंड वो भी उन्हें दे देते हैं और साथ ही साथ वो सूरत की मांग करते हैं कि सूरत भी उन्हें चाहिए। और इसमें अगला पॉइंट जो ट्रीटी में लिखा होता वो ये था कि जो निजाम के डोमिनियन में चौथ होता था, चौथ एक तरह का टैक्स होता था, उसे भी वो गिव अप कर देते हैं। और बाजीराव सेकंड को ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा फ्यूचर में निजाम और गायकवाड़ के साथ कोई भी मतभेद होगा, कोई भी स्ट्रगल होगा, तो तुम कंपनी की बात को मानोगे। तो बाजीराव सेकंड जो है ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ट्रीटी में लिखा होता है कि अगर कभी भी ब्रिटिशर्स के साथ उनका वॉर होता है तो वो किसी भी यूरोपियन नेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, दूसरी स्टेट्स के साथ कोई रिलेशंस नहीं बनाएंगे ब्रिटिशर्स पर कंट्रोल करने के लिए। आगे क्या होता है, रिड्यूस टू वेस्लेज। पेशवा सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर चुका था, तो वहां पर सिंधी और भोसले जो है वो अपनी मराठा को सेव करने के लिए, मराठा एम्पायर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ वॉर करते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो है उनकी आर्मी प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी,
जिसको लीड कर रहे थे आर्थर वेस्ले, जो कि सिंधिया और भोसले की कंबाइंड आर्मी को डिफीट कर देते हैं और उन्हें एक न्यू सब्सिडरी अलायंस जो है, ट्रीटी जो है, वो ब्रिटिशर्स के साथ करनी पड़ती है। अब 1804 में क्या होता है कि जो जसवंतराव होलकर हैं, वो इंडियन रूलर के साथ मिलकर एक गठबंधन करते हैं, कोएलिशन करते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ताकि वो अपनी मराठा शिप को, मराठा एम्पायर को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन उनका ये अटेम्प्ट जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि मराठा को डिफीट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब मराठा को डिफीट कहाँ कहाँ करते हैं? अब भोसले जो है, उन्हें 17 दिसंबर 1803 में डिफीट कर दिया जाता है और उनके साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव की जाती है। अब सिंधिया और होलकर को भी डिफीट करके उनके साथ भी ट्रीटीज कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। अब सिग्निफिकेंस क्या थे ट्रीटी ऑफ बेसेन के? अब पेशवा जो है, उन्होंने, पेशवा बाजीराव सेकंड जो है, उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी थी, लेकिन उनके पास जो लैक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। लेकिन इसका बहुत सारा फायदा जो ब्रिटिशर्स को होता है। अब साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो है, वो मराठा एम्पायर में, मराठा टेरिटरी में अपनी जो आर्मी है उसे परमानेंटली वहां स्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट होता है। अब हम क्या देखते थे कि जो कंपनी है वो ऑलरेडी ही मैसूर में भी अपना कंट्रोल कर चुकी थी, हैदराबाद में भी और साथ ही साथ लखनऊ में भी। अब इसी के साथ पूना भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। पूना में भी उन्होंने अपनी एक आर्मी स्टेब्लिश कर दी थी, वहां पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या होता है कि जो ट्रीटी ऑफ बेसेन है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो एक बहुत ही मजबूत पावर की तरह इंडिया के सामने आता है और वो उसका पूरा एक एरिया जो है, कंपनी है जो, और ब्रिटिशर्स कंपनी जो है, वो अपना इन्फ्लुएंस जो दिखा रही है इंडिया में। पहले उन्होंने हैदराबाद पर कंट्रोल किया, मैसूर में कंट्रोल किया, लखनऊ में कंट्रोल किया, पूना में कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट उनके लिए हो रहा था। यहाँ पर वो, उन्हें देर नहीं लगनी थी किसी और टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और इसी में क्या होता है, क्या देखा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास इंडिया की चाबी आ गई थी और अब उन्हें बहुत ही कम टाइम लगेगा पूरे इंडिया पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने में। हम क्या देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ बेसेन के साथ ही सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो एंड हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे गाइस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।